जो कमाएगा वही खाएगा। जो संख्या में जितना बड़ा, सत्ता में उतना बड़ा हिस्सा होगा। ऐसे कई जमीनी नारों के नए सूत्र देने वाले नेता को जानते हैं आप? कितना जानते हैं उस नेता को जो सामाजिक न्याय की एक वैचारिक परिकल्पना भी सामने रखता है, कमेरा। उस शख्स के लिए कमेरा कुछ जातियों का समूह या संगठन ही नहीं था, जमात का एक स्वप्न था। वह हर गांव चौराहे पर खड़े होकर के ललकारता था कि हर मेहनतकश इंसान कमेरा है, जो खेत में अन्न उगाता है, कारखानों में उत्पादन करता है, सड़कें बनाता है, समाज को चलाता है, लेकिन सत्ता और निर्णय की मेज पर उसकी कुर्सी सबसे पीछे होती है। शिक्षित और संगठित बनकर खुद पर तुम विश्वास करो, कोई बेड़ा पार करेगा, इस धोखे में मत रहना। वह नेता मानता था कि जिस समाज के श्रम पर देश खड़ा है, उसी समाज का शासन और नीति निर्माण में सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए। आज आप अक्सर कुछ शब्द सुनते हैं, जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, सामाजिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, निजीकरण और राजनीतिक भागीदारी। ये फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। इस दौर में उसे एक नेता का नाम बार बार याद आता है, और वो थे डॉक्टर सोनेलाल पटेल। कौन थे डॉक्टर सोनेलाल पटेल? कैसे एक भौतिकी के शोधार्थी और शिक्षक ने सामाजिक न्याय की राजनीति का रास्ता चुना? कैसे वे कांशीराम जी के सबसे भरोसेमंद साथियों में शामिल हुए और फिर किन्हीं वजहों से अपनी अलग राजनीतिक राह बनाई? आखिर कमेरा राजनीति क्या है? क्या यह केवल जाति की राजनीति है या भारत के मेहनत के समाज को सत्ता में भागीदारी दिलाने का एक व्यापक वैचारिक आंदोलन? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल हमारे बीच होते तो वे केवल चुनावी गठबंधनों की राजनीति करते या फिर सड़क से सदन तक वही नारा पुराना दोहराते, जो कमाएगा वही खाएगा। जिस नेता ने कायदे से कोई चुनाव नहीं जीता, जिसकी जिंदगी संघर्ष भरी रही और मौत संदेह भरी, उसके आज के सपनों को, उसके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उनके बारे में जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव और आप देख रहे हैं सामाजिक न्याय की पाठशाला। आज हम जानेंगे उस नेता की पूरी कहानी जिसने सत्ता को विशेषाधिकार नहीं बल्कि मेहनत कर समाज का अधिकार माना। अरे एक है अपना दल, एक रहेगा नारा सोनेलाल हो, और लखनऊ दिल्ली में झंडा गाड़ा सोनेलाल हो। जिसने सामाजिक न्याय को केवल भाषणों तक महदूद नहीं किया बल्कि जीवन भर का संघर्ष बनाया, और जिसकी राजनीति आज भी उत्तर भारत में करोड़ों लोगों की चेतना का हिस्सा है। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जीवन, संघर्ष, विचार और विरासत की पूरी कहानी। जब भी भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो उनके कुछ नाम ऐसे होंगे जिन्होंने सत्ता तो बहुत कम देखी लेकिन समाज की चेतना पर गहरी छाप छोड़ी। उन तमाम नामों में एक नाम होगा डॉक्टर सोनेलाल पटेल का। सामाजिक न्याय केवल आरक्षण का सवाल नहीं बल्कि सत्ता की हिस्सेदारी का सवाल है, ये मानना था उनका। लेकिन यह विचार आया कहां से? इस कहानी की शुरुआत होती है 2 जुलाई 1950 से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का एक साधारण किसान परिवार, न कोई राजनीतिक विरासत, न कोई राजघराना, न कोई आर्थिक सामर्थ्य, सिर्फ और सिर्फ मेहनत, संघर्ष और गांव का जीवन। खेतों में मेहनत करने वाले लोगों के बीच बचपन बीता। परिवार कुर्मी समाज से आता था, खेती, किसानी, मेहनतकश। वहीं उन्होंने पहली बार गांव में भारत को देखा, जो देश का पेट भरता है लेकिन सत्ता की मेज पर उसकी कुर्सी हमेशा खाली रहती है। उन्होंने देखा कि जो किसान अन्न उगाता है वही सबसे ज्यादा कर्ज में है। जो मजदूर शहर खड़ा करता है उसी के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं होता। जो समाज देश की अर्थव्यवस्था को अपने श्रम से चलाता है वही समाज प्रशासन, विश्वविद्यालयों, न्यायपालिका, मीडिया और नीति निर्माण की ऊंची कुर्सियों में बहुत कम दिखाई देता है। यही अनुभव उनके भीतर एक बेचैनी पैदा करते हैं। लेकिन इस बेचैनी को उन्होंने केवल गुस्से में नहीं बदला बल्कि शिक्षा में बदला। उन्होंने विज्ञान को चुना, भौतिकी का अध्ययन किया, उच्च शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि वे मानते थे कि समाज को बदलना है तो भावनाओं के साथ साथ तर्क भी चाहिए।
विज्ञान ने उन्हें तथ्यों को देखने की दृष्टि दी और समाज ने उन्हें अन्याय को पहचानने की संवेदना, और यही दोनों मिलकर आगे चलकर उनके राजनीतिक दर्शन के नींव बने। इसी दौरान देश भी बदल रहा था। स्वतंत्रता के 3 दशक से अधिक बीत चुके थे। संविधान बराबरी की बात करता था, मगर जमीन पर असमानता अब भी कायम थी। लोकतंत्र था, लेकिन सत्ता में प्रतिनिधित्व सीमित था। चुनाव तो होते थे, लेकिन बड़ी आबादी अपने आप को निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर महसूस करती थी। यही वह समय है जब डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक लोकतंत्र, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सामाजिक न्याय और समाजवादी विचार, चौधरी चरण सिंह के किसान की राजनीतिक नई पीढ़ी गहराई से असर पैदा कर रही थी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल भी इन्हीं वैचारिक धाराओं के बीच अपना रास्ता तलाश रहे थे। धीरे धीरे उनके मन में एक विचार स्पष्ट होने लगा। भारत की सबसे बड़ी समस्या केवल गरीबी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो समाज देश चलाता है वही सत्ता चलाने में सबसे दूर है। यहीं से जन्म लेता है उनके राजनीतिक दर्शन का सबसे बड़ा प्रयोग, कमेरा समाज। कमेरा यानी वह जो कमाता है, जो पैदा करता है, जो अपने श्रम से देश का निर्माण करता है, जो खेत में है, कारखाने में है, सड़क बना रहा है, ईंट उठा रहा है, पढ़ा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर ढो रहा है, लेकिन सत्ता में निर्णय लेने वाली मेज पर, संसाधनों में, बंटवारे में सबसे पीछे। आगे चलकर यही दर्शन उनके प्रसिद्ध नारों में बदल गया, जो कमाएगा वही खाएगा, जो संख्या में जितना बड़ा, सत्ता में उतना बड़ा हिस्सा होगा। यही नारे केवल चुनावी नारे नहीं थे, ये उस सामाजिक दर्शन के सार थे जिसने उत्तर भारत के सामाजिक न्याय की राजनीति को नई भाषा दी। लेकिन अभी सोनेलाल पटेल केवल विचार गढ़ रहे थे, उन्हें अभी वह मंच नहीं मिला था जहां से ये विचार पूरे देश पर पहुंचते। और फिर 1980 के दशक में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो पहले से ही बहुजन राजनीति का एक नया अध्याय लिख रहा था, और उसने एक नया शब्द राजनीति की प्रयोग की पाठशाला में बहुलोकप्रिय किया था, बहुजन। नाम था मान्यवर कांशीराम। यहीं से शुरू होती है भारतीय सामाजिक न्याय आंदोलन की एक ऐसी साझेदारी जिसने उत्तर भारत की राजनीति की दिशा बदल दी, और उसी साझेदारी की कहानी हम आगे जानेंगे। जब 2 विचार मिले, कांशीराम और सोनेलाल पटेल। 1980 का दशक भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव ले रहा था। आजादी के बाद पहली बार बहुजन समाज केवल वोटर नहीं, सत्ता में दावेदार बनने की तैयारी कर रहा था। एक और कांग्रेस का प्रभुत्व धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, दूसरी ओर मंडल की राजनीति अभी राष्ट्रीय विमर्श बनने वाली थी। ऐसे समय में एक व्यक्ति पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षक, बहुजन युवाओं और वंचित समाज को संगठित करने में लगा था। उनका नाम था मान्यवर कांशीराम। कांशीराम का सपना केवल सरकार बदलना नहीं था, उनका लक्ष्य सत्ता की सामाजिक संरचना बदलना था। उनका प्रसिद्ध नारा मंडल आंदोलन के दौर में बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी दौर में डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मुलाकात मान्यवर कांशीराम से हुई। दोनों की पृष्ठभूमि अलग थी, लेकिन दोनों के बीच एक साझा विश्वास था। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक बहुसंख्यक मेहनत कर समाज को सत्ता में वास्तविक भागीदारी नहीं मिलती। यही साझा सोच दोनों को साथ ले आई। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कांशीराम जी के संगठन निर्माण की भूमिका में गांव-गांव घूमना शुरू किया, कस्बों में, जिलों में यात्राएं की। उस समय न सोशल मीडिया था, न बड़े बड़े टीवी चैनल। साइकिल से चलता था कारवां, जीपों से चलता था, छोटी छोटी बैठकें और चौपालें लगाता था। डॉक्टर सोनेलाल पटेल उन्हीं चौपालों के बड़े नेता बनते चले गए। वे केवल भाषण देने नहीं जाते थे, बल्कि लोगों से पूछते थे, आपके गांव का प्रधान कौन है, तहसील में आपकी बात कौन सुनता है, थाने में आपकी कितनी चलती है, जिले में कितने अधिकारी आपके समाज से हैं। वे लोगों को यह समझाने की कोशिश करते थे कि लोकतंत्र केवल वोट डालने का नाम नहीं है, लोकतंत्र का अर्थ है निर्णय लेने वाली हर संस्था में न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व। यहीं से उनका कमेरा समाज का विचार और साफ होता चला गया। मान्यवर कांशीराम और डॉक्टर सोनेलाल पटेल की यह जोड़ी उत्तर प्रदेश में तेजी से लोकप्रिय होने लगी। बहुजन आंदोलन गांवों तक पहुंचने लगा, पिछड़े वर्गों के बीच भी नई राजनीतिक चेतना पैदा होने लगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े आंदोलनों में केवल एकता नहीं होती, विचारों के भीतर मतभेद भी जन्म लेते हैं। समय बीतने के साथ संगठन की दिशा, नेतृत्व की शैली और राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण आने लगे, और यहीं से दोनों नेताओं के रास्ते धीरे धीरे अलग होने लगे। क्या यह केवल व्यक्तिगत मतभेद था, या नेतृत्व का संकट था, या फिर बहुजन आंदोलन की दिशा को लेकर एक गहरा वैचारिक विमर्श? और यही दौर था कि उसी समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विरासत को लेकर के मंडल आंदोलन के आगे बढ़कर कमंडल के सामने खड़े होकर चुनौती बनकर कुछ समाजवादी नेता उत्तर भारत की राजनीति को खासा प्रभावित कर रहे थे, जिनमें अहम नाम था श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव। दक्षिण भारत में उन्हीं दिनों करुणानिधि,
पिछड़ों की गोलबंदी को जात से जमात की दिशा में आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। उसी दौर में कमेरा शब्द को लेकर के गांव कस्बों तक एक राजनीतिक शब्दावली की तरह नहीं, एक दर्शन की तरह सामाजिक न्याय का वह अध्याय लिख रहे थे डॉक्टर सोनेलाल पटेल। जिस कमेरा को कभी बहुजन कहा गया, कभी श्रमजीवी तो कभी पसमानदा, उसी को आज पीडीए भी कहते हैं। उसी जमात का दर्शन एक नई शब्दावली में आया, कमेरा। कमेरा मतलब जो खेत में हल चलाता है, जो मिट्टी से अन्न पैदा करता है, जो नाव चलाता है, जो लोहे के औजार बनाता है, जो कपड़ा धुलता है, कपड़ा बुनता है, कपड़ा बेचता है, जो ईंट बनाता है, दीवारें खड़ी करता है, इमारत बनाता है, जो सड़कें, चौराहे और सदन बनाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था चलाता है, अपने श्रम से सब कुछ चलाता है। वे कहते थे कि भारत को चलाने वाला समाज और भारत पर शासन करने वाला समाज एक जैसा क्यों नहीं है। यही सवाल डॉक्टर सोनेलाल पटेल की नई दिशा का बुनियाद बना। डॉक्टर सोनेलाल पटेल राजनीति में किसान और बहुजन आंदोलन की नई धाराओं का संगम कोशिश कर रहे थे। उसी दरमियान उन्हें इतिहास में एक विरासत जो हरियाणा के इलाके में चौधरी छोटू राम की थी। चौधरी छोटू राम ने किसान कमेरा एकता की जमीन तैयार की। चौधरी चरण सिंह ने किसान को सत्ता तक, राजनीति तक, केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश की। मानव कांशीराम ने बहुजन समाज को संख्या, संगठन और सत्ता में हिस्सेदारी का मंत्र दिया। मंडल आंदोलन के तमाम पिछड़े समाज के नेताओं ने उसी दौर में एक नई गोलबंदी शुरू की थी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल इन्हीं धाराओं को कमेरा समाज की अपनी राजनीतिक भाषा में कहते थे, एक ही बात, जो देश चलाता है सत्ता में उसकी हिस्सेदारी क्यों नहीं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने उन्हीं दरमियान अपना अलग फैसला लिया, क्योंकि वे उस समय देश के सबसे बड़े उभरते बहुजन आंदोलन से अलग हो रहे थे। उनके सामने कोई तैयार संगठन नहीं था, न विशाल संसाधन, न सत्ता, न चुनावी ताकत, सिर्फ एक विचार, और वह विचार था कमेरा समाज को अपनी आजाद राजनीतिक आवाज देना। इसी सोच के साथ 1995 में उन्होंने अपना दल का गठन किया। ये केवल एक नई पार्टी नहीं थी, यह उनके राजनीतिक दर्शन की घोषणा थी। वे कहना चाहते थे कि राजनीति केवल सत्ता बदलने का माध्यम नहीं, सत्ता की सामाजिक संरचना को बदलने का अभियान है। उन्होंने अपने भाषणों में बार बार सामाजिक न्याय, शिक्षा, किसानों की अधिकार, पिछड़े वर्गों की भागीदारी और सत्ता में न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की बात उठाई। अपना दल उस झंडे का रंग लाल नीला लेकर जनता के बीच जाना शुरू करता है। भारतीय राजनीति में अक्सर किसी नेता की कामयाबी उसकी जीती हुई सीटों से तौली नापी जाती है, मगर इतिहास बताता है कि कुछ नेता चुनाव तो कम जीते, समाज और दिल को ज्यादा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल उस कतार में शामिल होंगे। 1950 में उन्होंने अपना दल की स्थापना की और उसके बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी पहचान को स्थापित करना। यह वह दौर था जब उत्तर प्रदेश में राजनीति में समाजवादी राजनीति, बहुजन राजनीति और भाजपा तीनों अपने अपने सामाजिक आधार को मजबूत कर रहे थे। ऐसे समय में एक नई पार्टी के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल था। वे गांव-गांव जाकर एक सवाल पूछते, क्या आपके वोट डालने से आपका जीवन बदला? फिर वे जवाब देते, जब तक निर्णय लेने वाली कुर्सियों पर आपका हिस्सेदारी नहीं हो गए तब तक लोकतंत्र अधूरा है। उनके भाषणों में चुनाव से ज्यादा प्रतिनिधित्व की चर्चा होती थी। वे कहते थे, जिस समाज की आबादी ज्यादा मगर सत्ता में उसकी भागीदारी कम क्यों? यही वजह थी कि उनकी सभाओं में केवल पार्टी का प्रचार नहीं, सामाजिक इतिहास पढ़ाया जाता था, संविधान पर चर्चा होती थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, महात्मा ज्योतिबा फूले, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महामना राम स्वरूप वर्मा, उस बहुजन आंदोलन की बात को आगे बढ़ाने का काम सोनेलाल पटेल करते थे। वे लोगों से यह भी कहते थे कि राजनीति केवल सरकार बदलने का नाम नहीं है, उस व्यवस्था को बदलने का जिसमें मेहनत करे कोई और निर्णय ले कोई। इसी सोच ने उन्हें एक अलग पहचान दी। हालांकि चुनावी राजनीति उनके लिए आसान नहीं थी। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा दोनों स्तर पर खूब चुनाव लड़े, लेकिन बड़ी चुनावी कामयाबी उन्हें नहीं मिली। एक दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीति को मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति के उभार से अलग करके नहीं समझा जा सकता। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने दिखाया कि संख्या, संगठन और राजनीतिक चेतना मिल जाए तो एक पिछड़ा समाज सत्ता के केंद्र तक पहुंच सकता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल इसी सवाल को कुर्मी और व्यापक कमेरा समाज के सामने रखते थे। जब वे दूसरे संगठित होकर के सत्ता की हिस्सेदारी कर सकते हैं तो पूरा मेहनतकश कमेरा समाज क्यों नहीं? दोनों के रास्ते हालांकि अलग अलग थे, लेकिन विचार एक जगह मिलता था। चुनाव में कई बार दोनों एक दूसरे के सामने टकराते थे, मगर राजनीति में, बड़े दर्शन में वो एक थे। लोकतंत्र में पिछड़ा समाज केवल किसी और का वोट बैंक नहीं होगा, सत्ता का दावेदार होगा। 2023 में अपना दल कमेरावादी के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने
कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव और डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जगाने का काम किया। समाजवादी और अपना दल कमेरावादी मिल करके सामाजिक न्याय के उस अधूरे इतिहास को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ेंगे। ये जानते हैं कि जिस समय पीडीए की ताकत एक हो जाएगी, उनका पता नहीं लगेगा कि वो कहां चले गए। और इसलिए धीरे धीरे जो हमारी आपकी भाषा थी, जो हमारे आपके मुद्दे थे, जो आपके और हमारे सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को पकड़ने लगे हैं। ये आपकी और हमारी ताकत है। समाजवादियों और अपना दल कमेरा की ताकत है कि आज बड़े बड़े दल वही भाषा बोल रहे हैं, वही सिद्धांतों को उठा रहे हैं जो कभी हमने और आपने और हमारे से पहले हमारे दोनों नेताजी और सोनेलाल पटेल जी ने उठाए थे। आज वो लोग भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं यहां जितने बैठे लोग हैं ये सब जाति जनगणना चाहते होंगे। कोई ऐसा नहीं जो जाति जनगणना ना चाहता हो। यहाँ एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपने जीवन में कोई बड़ा निर्वाचित पद नहीं हासिल कर सके, लेकिन क्या उससे उनका प्रभाव कम हुआ? नहीं, बल्कि कई बार चुनाव का परिणाम तो केवल 5 साल तक रहता है, मगर विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, खासकर कुर्मी समाज और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच उन्होंने जो राजनीतिक सामाजिक चेतना पैदा की, वही आगे चलकर इस पूरे उत्तर भारत की राजनीति का आधार बनती चली गई। आज उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई बड़ा राजनीतिक दल हो जो पिछड़े वर्गों की राजनीति को नजरअंदाज कर सके। यह बदलाव एक दिन में नहीं आया, दशकों तक दर्जनों लोगों ने मेहनत की। उनमें एक नाम था डॉक्टर सोनेलाल पटेल। वे कहते थे कि राजनीति भीख मांगने का माध्यम नहीं, अधिकार लेने का जरिया है। और शायद यही वजह है कि चुनावी हार के बावजूद उनका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। उनके निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत और भी अधिक चर्चा का विषय बन गई। आज उनके नाम पर राजनीति होती है, उनकी तस्वीरें लगती हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। मगर सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या उनके विचार भी उतनी ही गंभीरता से याद किए जाते हैं जितनी गंभीरता से उनका नाम? क्योंकि किसी नेता की असली विरासत वो दल नहीं, वो विचार है जिसके लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया। बाद के दिनों में उनके निधन के समय बहुत मुश्किल सवाल पूछे गए। क्या उनका निधन स्वाभाविक था? डॉक्टर सोनेलाल पटेल के संघर्षपूर्ण जीवन की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक 23 अगस्त 1999 को उस समय के इलाहाबाद के पीडी टंडन पार्क में हुई। वहां डॉक्टर सोनेलाल पटेल और अपना दल के कार्यकर्ता एक सभा के लिए जुटे हुए थे, जहां पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इस कार्रवाई में सोनेलाल पटेल और उनके कार्यकर्ता घायल हुए। इस घटना ने उनके आंदोलन को गहराई से प्रभावित किया और बाद में उनके समर्थकों ने 23 अगस्त को क्रांति दिवस भी मनाना शुरू किया, जिससे इस कहानी को वो जोड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी इस बात पे ज्यादा दुखी होंगे कि जिन लोगों ने उनकी हड्डियां तोड़ी, जिन्हें उन्होंने चलने से मजबूर कर दिया, ऐसे लोगों के साथ उनके लोग खड़े हैं और विचारधारा साथ लेकर चलने का दावा करते हैं। ये तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये उसी दौर की है और एक नेता को नए रूप में आपके सामने एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनाकर पेश कर रही है। पूरे जिस्म पर पट्टियां बंधी हैं और इरादे अटल हैं। लंबे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के बाद 17 अक्टूबर 2009 को एक सड़क दुर्घटना में डॉक्टर सोनेलाल पटेल की निधन हो गया। उनके जाने के साथ सामाजिक न्याय और कमेरा समाज की राजनीति का एक अहम अध्याय पूरा हो गया। मगर उनकी राजनीतिक विरासत की कहानी यहाँ से नया मोड़ ले लेती है। उनके निधन के बाद उनकी बनाई राजनीतिक विरासत धीरे धीरे 2 भागों में बढ़ती चली गई। एक और अपना दल सोनेलाल की धारा सामने आई, जिसने सत्ता और गठबंधन की व्यवहारिक राजनीति का रास्ता चुना। दूसरी तरफ अपना दल कमेरावादी ने कमेरा समाज और राजनीतिक सामाजिक न्याय की स्वतंत्र राजनीति को आगे बढ़ाने का मुश्किल रास्ता चुना। आज दोनों धाराएं डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत पर अपना दावा करती हैं। एक सत्ता में लंबे समय से शामिल है, ताकत में है, पैसे में है, सब कुछ है, विचार में आज वो भी सामाजिक न्याय की बात करती है। मगर दूसरी धारा मुश्किल रास्ते पर चलते हुए सोनेलाल पटेल के कमेरा स्वप्न को पूरा करने में जी जान से जुटी है।
लेकिन आज असली सवाल ये नहीं है कि सोनेलाल पटेल का नाम किसके पास है, असली सवाल ये है कि उनका विचार किसके पास है। कौन उनका वारिस होगा, इसका फैसला कोई पार्टी नहीं बल्कि इतिहास करेगा। उन्होंने हमें एक राजनीतिक दल नहीं दिया, उन्होंने एक सवाल दिया कि क्या भारत का लोकतंत्र सत्ता परिवर्तन का लोकतंत्र होगा या सामाजिक प्रतिनिधित्व का भी होगा। उन्होंने केवल हमें 2 नारे नहीं दिए, उन्होंने लोकतंत्र की कसौटी दी, जो कमाएगा वही खाएगा, जो संख्या में जितना बड़ा सत्ता में उतना बड़ा हिस्सा होगा। ऐसे कई नारों से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत भी, मगर इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक ज़माने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को आगे बढ़ाया सामाजिक न्याय के उत्तर भारत की एक नई परंपरा ने। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उस 90 को ही नए समीकरण और दर्शन के साथ कमेरा कहते हुए सोनेलाल पटेल अपनी लड़ाई को नई भाषा और नई बहस के साथ आगे बढ़ाते हैं। सामाजिक न्याय की पाठशाला का उद्देश्य किसी व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं है, मगर विचारों की पड़ताल है। आज आपने डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जीवन, संघर्ष, राजनीति, उनके संगठन क्षमता और दर्शन की यात्रा देखी। लेकिन जाते आते एक बात, आज सामाजिक न्याय की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती बाहर से कम भीतर से ज्यादा है। जिस बहुजन एकता का सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, माननीय कांशीराम, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जैसे कई लोगों ने देखा, वह आज छोटी छोटी जातीय दीवारों में सिमटते जा रही है। हर जाति के नेता पैदा हो गए, पार्टी। याद रखिए, जातियां अलग हो सकती हैं मगर उनके सवाल, संघर्ष और स्वप्न साझा हैं, क्योंकि विचारों पर खड़े होकर अगर सोचेंगे तो जमात नजर आएगी। बटा हुआ बहुजन समाज केवल वोट बैंक बनता है, संगठित एकता सत्ता का चरित्र बदलती है। सामाजिक न्याय की लड़ाई किसी एक जाति की जीत से पूरी नहीं होगी। जिस दिन बहुजन समाज अपने साझा दुख, साझा सुख, साझा संघर्ष और साझा सपनों को विचार के आधार पर पहचान लेगा, उसी दिन ऐसे तमाम संघर्ष को कामयाबी देगा, सच्ची श्रद्धांजलि देगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की राजनीति में विचार बड़े हैं या चेहरे। अगर आपको ये वीडियो तथ्यपूर्ण, उपयोगी और ज़रूरी लगे तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि बड़ी लड़ाई की ज़रूरी बात आम लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सामाजिक न्याय की पाठशाला के ऐसे ही किसी खास एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जोहार, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद, इनकलाब जिंदाबाद।